और इतना ही नहीं भाइयों, दल है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अपने निजी गुनाहों से बचने के लिए, अपने कारनामों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस की रक्षा कर रहे हैं, संसद भाषण एक करते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से इस सरकार को बचाने का जिन्होंने पाप किया है वे भी उतने ही गुनहगार हैं और वो गुनहगार आपके उत्तर प्रदेश में भी बैठे हुए हैं। अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी 1857 के स्वातंत्र संग्राम का जिक्र कर रहे थे। यही कानपुर, यही मेरठ, यही झांसी 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व इसी धरती ने किया था। और उस हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिशरों से हिंदुस्तान को मुक्त कराने का संकल्प किया था। इसी कानपुर की धरती से आवाज उठी थी कि ब्रिटिशरों से हिंदुस्तान को मुक्त कराया जाए। भाइयों बहनों, आज फिर से कानपुर से आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगना चाहिए। वो स्वराज्य की लड़ाई थी, ये सुराज्य की लड़ाई है। 60 साल से देश सुराज्य के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छे शासन के लिए इंतजार करता बैठा है। लेकिन भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड के उन 6 सालों को अगर निकाल दिया जाए, अटल जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास किया था उस कार्यकाल को निकाल दिया जाए तो आपको नजर आएगा सिवाय तबाही के इनके खाते में कुछ नहीं आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश का संकल्प होना चाहिए कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनके सारे चक्के बक्के, उनके साथीदार, उन सबको भी आने वाले चुनाव में हिंदुस्तान की राजनीति में नीचे धकेल देने की आवश्यकता है। तभी जाकर के भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है? पिछले 1 वर्ष में 5000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है। अब कल्पना कर सकते हो, एक राज्य में 1 साल में 5000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए, और फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में अपने खेल खेलती रहती है। और मैंने सुना है इन दिनों जिन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल से रिहा करने के कारनामे तैयार हो रहे हैं। क्या भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जेल से छोड़ना चाहिए? क्या कानून को कानून का काम करने देना चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में जो ये प्रवृत्ति चल रही है, इनको करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं।
इस देश के राजनेताओं को डर लगना चाहिए कि अब जनता जाग चुकी है। आपके वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश को या हिंदुस्तान को तबाह नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील ऐसा नहीं होगा कि जिसके लोग मेरे गुजरात में न रहते हो। आपके यहां से कोई न कोई रिश्तेदार मेरे गुजरात में रहता है, सुख चैन की जिंदगी जीता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा भाई अपना प्रदेश, अपना गांव, अपनी मां, अपने पिता, अपने यार दोस्त, उनको छोड़ करके गुजरात गया है, क्या उसे अपना गांव, अपनी बिरादरी छोड़ने का आनंद होता है? नहीं होता। क्यों जाना पड़ा? अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, 8 प्रधानमंत्री देने के बावजूद भी, और बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से चुन करके आते हैं, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। और जब उत्तर प्रदेश का कोई बेटा, कोई बेटी गुजरात आता है, ट्रेन में सफर करता है, तो उसकी मां उसे फोन करती है, बार बार टेलीफोन करती है कि बेटा कहां तक पहुंचे। मां को चिंता रहती है कि बेटा ट्रेन में जा रहा है, कहीं उसका लगेज तो चोरी नहीं हो जाएगा, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। मां रात भर जागती है, बेटे को ट्रेन में टेलीफोन करती रहती है और पूछती रहती, बेटा कहां तक पहुंचे, गुजरात आ गया? बेटा जी ठीक ठाक है, आप चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी मां सोती नहीं है, मां पूछती रहती है कि बेटा गुजरात आ गया? और जब बेटा कहता है ट्रेन में कि मां अब ट्रेन बिल्कुल गुजरात में प्रवेश कर रही है, तो मां कहती है बस बेटा अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं सो जाती हूं, बेटा अब मुझे चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश का मेरा भाई भी गुजरात की धरती में प्रवेश करता है तो उसकी मां सुख चैन की जिंदगी जी सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मां परेशान होती है कि बेटा शाम को जिंदा घर लौट आएगा कि नहीं आएगा। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, क्या हम इसी प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं क्या? अगर भरोसा करें तो किस पर करें? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, इन सारी सल्तनतों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। एक नया सूरज, एक नई आशा, एक नया विश्वास, कमल की छाया में हम इस देश को साता देने की दिशा में संकल्पबद्ध बने, उसका वक्त आ चुका है। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपके अगर कानपुर की जो दुर्दशा हुई है, मिलें बंद हो गई, नौजवान बेरोजगार हो गए, अभी राजनाथ सिंह जी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से आर्थिक रीढ़ को
तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया है। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान एक बात पे गर्व करता रहा है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आन बान शान का विषय है। जिस त्रिवेणी के लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बना था, वही उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और जब तक ये तिकड़ी है, तब तक गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की जो गौरवगान होता था, वो दोबारा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए ये तिकड़ी रूपी जो ग्रहण लगा है उत्तर प्रदेश पर, उस ग्रहण से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। उसे मुक्ति चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, 2014 में चुनाव भारत सरकार का है ना? 2014 में चुनाव केंद्रीय सरकार का है ना? पक्का? तो चर्चा दिल्ली सरकार के कारनामों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली की सरकार ने अपना हिसाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया, वो हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेता दिल्ली की सरकार ने देश के लिए क्या किया, इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जहां भी जाते हैं, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया, गुजरात में क्या हुआ, मोदी ने क्या किया। भैया, ये चुनाव गुजरात का है क्या? ना, चुनाव गुजरात का है क्या? अरे गुजरात में तो मैंने गुजरात की जनता को अभी 1 साल पहले हिसाब दे दिया है, 2012 के दिसंबर में हिसाब दे दिया है। और गुजरात की जनता ने मुझे डिस्टिंक्शन मार्क से पास कर दिया है। हम हिसाब दे चुके हैं। कांग्रेस के लोग, अब कसौटी आपकी है। 5 साल के आपके कारनामों का हिसाब आपको देना है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। अगर गुजरात में मेरी कोई कमी रही होगी, तो वो हिसाब गुजरात की जनता मेरे से चुक्त कर लेगी। लेकिन आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का पाप मत कीजिए। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भ्रष्टाचार के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई कहता है महंगाई का जवाब दो, तो बोले कानून बनाया। भ्रष्टाचार का जवाब दो, बोले कानून बनाया। फलाना जवाब दो, तो कानून बनाया। तो जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, उन्होंने क्या किया था? बाबा साहब आंबेडकर ने क्या किया था? क्या उन्होंने कानून नहीं बनाए थे? लेकिन आपको जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं। मिस्टर भ्रष्टाचार के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। और मित्रों, दिल्ली में कोयले की जो राख है ना, वो कोयले की राख कानपुर पर भी छाई हुई है। ये कानपुर में जो पॉल्यूशन है ना, ये पॉल्यूशन दिल्ली की कोयले की राख का है। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों, इतनी बड़ी सरकार और भारत सरकार का एक अफसर कह रहा है, वो कहता है अगर मैं मुजरिम हूं तो नंबर 1 मुजरिम प्रधानमंत्री है। भाइयों बहनों,
किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द हमने कभी सुने थे मित्रों? ये कैसी सरकार है? और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रही है फाइल खो गई है। अरे मित्रों, फाइल ही नहीं, दिल्ली में तो पूरी सरकार खो गई है। कहीं पर ये सरकार नजर नहीं आ रही है। और मित्रों, कानूनन दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दिल्ली सरकार के हलफनामे में भले फाइलें गुम हो गई होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके कारनामों के कारण हिंदुस्तान की लाइफ खो गई है। हिंदुस्तान की लाइफ